विद्यार्थियों, इस स्लाइड में हम एक समान वेग के लिए वेग समय ग्राफ, देखिए इसके पहले मैंने आपको बताया था स्थिति समय ग्राफ। उसमें हमारे पास दो चर होते हैं, एक होता है समय और दूसरा था वहां पर डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। यहां पर हम ले रहे हैं दो चर, समय और वेग। मान लीजिए आप किसी बस में बैठे हैं और बस के अंदर एक स्पीडोमीटर होता है, जिसे ऑडीमीटर भी कहते हैं। उस स्पीडोमीटर को आप देख रहे हैं और आपके हाथ में घड़ी है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप अपनी घड़ी में कोई भी टाइम है, मान लीजिए घड़ी में 12:30 हो रहे हैं और इस समय पर आप अपना ऑब्जर्वेशन या अपनी गणना करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम 12:30 को मान लेंगे जीरो समय। ठीक है, इसके बाद 1 सेकंड के पश्चात आप अगला ऑब्जर्वेशन लेते हैं। 12:30 पे आपका हुआ जीरो। 1 सेकंड के बाद आपने फिर लिया, 2 सेकंड के बाद 3 सेकंड और 4 सेकंड में आपने 4 गणनाएं या 4 आंकड़े या 4 डेटाज इकट्ठे किए और आपने देखा कि बस का जो वेग है वो 0वें सेकंड में भी 40 था, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे जो पांचों आंकड़े आपके, उस समय उसका वेग जो है वो स्थिर रहता है, 40 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वो जा रही है। अगर आप कहें कि 0 से लेके और चौथे सेकंड तक, 0 से 4 सेकंड तक बस उसकी बस की रफ्तार जो है वो एक समान है। और एक समान कितनी है? 40 मीटर प्रति सेकंड। तो इस ऑब्जर्वेशन को आपने अपने सारणी में इकट्ठा कर लिया। ठीक है, ये किसी और के साथ भी कर सकते हैं जो कम रफ्तार से, मान लीजिए कोई चींटी है, चींटी की रफ्तार कम होती है तो उसको आप उसकी रफ्तार को भी मेजर कर सकते हैं। अगर उसको स्केल पे रख लें और चींटी एक ही दिशा में जाए, स्केल की दिशा में, तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं सेकंड्स की बजाय आप मिनट को पैमाना ले लें तो भी संभव है, लेकिन थोड़ा कठिन होता है। लेकिन आप किसी भी वस्तु या किसी भी गतिमान वाहन के लिए इस सारणी का निर्माण कर सकते हैं और एक बार आपने सारणी का निर्माण कर लिया तो फिर उसकी सहायता से आप ग्राफ भी बना सकते हैं। देखो, सारणी और ग्राफ की क्या उपयोगिता ये आपको बता दूं। सारणी में आपको आंकड़े देखने पड़ते हैं, 1 2 3 4 सेकंड में क्या रफ्तार है, क्या वेग है। लेकिन ग्राफ में जो आपको रेखा मिलती है वो सिर्फ आप रेखा को देखकर बतला सकते हैं कि कैसा है वेग, समान वेग है, असमान वेग है, वस्तु का वेग बढ़ रहा है, वस्तु का वेग घट रहा है। तो जो भी वस्तु या जो भी आप चीज लें जहां पर आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जिसके लिए आप अपनी गणना करना चाहते हैं, उसके लिए एक ऐसी सारणी अवश्य बनाएं। ये प्रायोगिक रूप से जरूरी है, क्योंकि ग्राफ को समझना सारणी बनानी, उसके लिए सारणी बनाना महत्वपूर्ण है। तो अब हम ये देखेंगे कि ये सारणी को हमने ग्राफ में कैसे कन्वर्ट किया। तो इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि मैंने एक्स एक्सिस पर टाइम को लिया है और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी को लिया है, यानी वेग को लिया है। तो इन दोनों के बीच जब मैं ग्राफ बनाता हूं तो मुझे बिंदु अंकित करना पड़ेंगे। 0 सेकंड पर वस्तु का वेग या वाहन का वेग कितना था? 40। ये मेरा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं वो है पहले सेकंड पे। नीचे से अगर आप देखेंगे ऊपर की ओर जाते हुए यहां से, तो ये दूसरा पॉइंट है
उस पॉइंट पर भी वस्तु का वेग 40 है। तीसरा पॉइंट दूसरे सेकंड में है, उस पर भी वस्तु का वेग 40 है। तीसरे सेकंड के अंदर भी वस्तु का वेग 40 है। चौथे सेकंड में भी वस्तु का वेग 40 मीटर प्रति सेकंड है। चारों बिंदु हमने प्राप्त कर लिए और इन चारों बिंदुओं को हमने इस तरह से गोला बना लिया। ये चारों गोले जो हैं उनको मिलाने पर हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जो कि समय रेखा के टाइम स्केल के बिल्कुल पैरेलल है। अब जब हमारे पास एक ग्राफ तैयार हो गया तो ग्राफ देखकर आप खुद कह सकते हैं, चूंकि वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है इसलिए ग्राफ एक सरल रेखा है जो समय के साथ समानांतर रूप से दिखाई दे रही है। अब इस ग्राफ की मदद से हम कुछ और भी कर सकते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं ये हम देखेंगे कि इसकी मदद से हम क्या वस्तु का विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। तो विस्थापन या दूरी जिसको भी आप इस्तेमाल करें, मैंने पूर्व में भी बताया था विस्थापन जो है सीधी रेखा में चली गई दूरी को कहते हैं। विस्थापन को ज्ञात करने के लिए हमें एक संरचना करनी पड़ेगी। ठीक है, इस पर एक हम यहां से किसी भी बिंदु से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरे ही बिंदु से करें आप, यहां से एक सीधी रेखा नीचे की तरफ डाल लेते हैं। इसको हम बिंदु ए नाम दे दें। एक और रेखा मैं यहां पर डाल लेता हूं जिसे मैं नीचे की तरफ समय रेखा तक ले जाता हूं। ये हमारा बी बिंदु हो गया। समय रेखा पर तीसरा बिंदु सी और चौथा बिंदु डी हो गया। इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपको एक आयत मिल गया। उस आयत को हम यहां पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा इसको डार्क कर देता हूं ताकि आपको आयत स्पष्टतः दिखाई दे। इस आयत में लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। तो हम देखते हैं इस आयत की लंबाई और चौड़ाई की मदद से हम किस प्रकार से विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए वस्तु द्वारा किसी समय में तय किया गया जो मार्ग है वो s है। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी s है। समय कोई भी हो सकता है, यहां पर हमने समय लिया वंस, पहला, सेकंड और उसके बाद तीसरा, थर्ड। तो थर्ड को हम मान लेते हैं t2, जो 1 लिया है उसको मान लेते हैं t1। यहां पर जो विस्थापन के लिए हमारे पास वेग है वो इस बिंदु पर है, इस रेखा पर जो AB है वो हमारा। अब इस आयत ABCD का हमें क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल आप सभी जानते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई। यहां पर लंबाई क्या है, कोई भी भुजा को आप लंबाई मान सकते हैं। AC को मान सकते हैं, AB को मान सकते हैं, BD को मान सकते हैं, CD को मान सकते हैं। लेकिन यहां पर हम मान लीजिए हमने लंबाई AC ले ली और चौड़ाई हमने CD ले ली। अब AC और CD की वैल्यूज क्या है ये अगर हम निकालें इस में, तो पहले आप देखिए A से C तक आए तो C जो है बिल्कुल जीरो रेखा पर है, तो ये 0 और ये हो गया 40 A।
तो AC की जो दूरी है वो 40 माइनस 0 होगी। ठीक है। दूसरी जो वैल्यू है वो है हमारे पास, जिसको हम समय रेखा पर देख रहे हैं। समय रेखा पर हमने पहला टाइम लिया है 1, दूसरा लिया है 3, तो CD की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 3 माइनस 1। तो हम अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 40 हो जाएगा, और ये 3 माइनस 1 इक्वल्स 2, दैट इज 80 मीटर। क्योंकि हम विस्थापन निकाल रहे हैं तो उसका मात्रक होता है मीटर। तो अगर कोई विद्यार्थी ये जानना चाहे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम किस तरह से किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी निकाल सकते हैं, तो ये जो है वस्तु द्वारा चली गई दूरी है। कितने समय में? 1 सेकंड से 3 सेकंड के समय में चली दूरी। तो बच्चों ये तरीका होता है। हमारे पास समय था, वेग था, लेकिन हमने उसकी मदद से इन 1 से 3 यानी ये लगभग होते हैं 2 सेकंड, तो 2 सेकंड में वस्तु ने कितनी दूरी तय की ये पता कर लिया। इस तरह से हम वेग समय ग्राफ के अंदर आयत बनाकर उस आयत से आच्छादित या शैडो एरिया का अगर हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, ये हमारा आउटपुट हुआ कि किसी भी ग्राफ का जो शैडो एरिया होता है, छायादार जो हिस्सा होता है, उसका अगर हम क्षेत्रफल ज्ञात करें तो उसकी मदद से हम उतने समय में चली गई दूरी का पता कर सकते हैं। तो ये एक इसका हमें एप्लीकेशन मिला, अनुप्रयोग मिला कि वेग समय ग्राफ से हम वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम अगली स्लाइड में असमान वेग के लिए ऐसा करेंगे। विद्यार्थियों, यहां पर एक और सारणी और एक और ग्राफ मैं आपके सामने दिखा रहा हूं आप लोगों को। और जैसे पहले हमने किया था, यहां पर थोड़ा सा वेग जो है वो क्या है, असमान है। वहां पर हमने सीधी रेखा प्राप्त की थी, यहां पर जो वेग है वो असमान वेग है, या इसे हम कह सकते हैं असमान गति भी है। दोनों चीज आप यूज कर सकते हैं। असमान से तात्पर्य ऐसा वेग जो हर सेकंड पर चेंज हो रहा है। यहां पर एक हमने दूसरा ऑब्जर्वेशन किया। हम उसी बस में बैठे हुए हैं, ऑडोमीटर जो है वो, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि बस में एक इस तरह का मीटर रहता है जिस पर कुछ लिखा रहता है 10-20, जिसको आप कहते हैं स्पीड बस की, इसको हम ओडोमीटर बोलते हैं, या स्पीडोमीटर भी बोल सकते हैं आप, स्पीडोमीटर। इस स्पीडोमीटर पर आपकी नजर है, और मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी समय को आप शून्य मान सकते हैं। मान लीजिए इस वक्त आप बस में बैठे हैं और आपकी घड़ी में 4 PM हो रहा है, समय आपका 4 PM। यहां से आपका शून्य प्रारंभ होता है। तो पहला आंकड़ा आपने लिया, बस स्टेशन पे खड़ी है और पहली गणना आपने देखी कि शून्य समय पर बस की जो वेग था, चूंकि वो स्थिर है तो उसका वेग शून्य ही होगा। फिर बस जो है चलने लगी और 5 सेकंड के बाद बस का जो वेग है वो बढ़कर 2.5 मीटर प्रति सेकंड हो गया। फिर उसके बाद 10 सेकंड बाद 5 मीटर और 15 सेकंड बाद 7.5 मीटर।
तो इस तरह से वेग लगातार बस का बढ़ रहा है और आप अपनी नोटबुक में उसको दर्ज करते जा रहे हैं और इस तरह से आपके पास एक सारणी तैयार हो गई। उसकी मदद से, जैसा मैं पहले भी आपको बताया हूं, कि आपने के पास दो चर आ गए, समय और वेग। तो समय और वेग जो है, वेलोसिटी आपने उसको y अक्ष पर रखा और समय को आपने x अक्ष पर रखा। अब इन दोनों की मदद से हम फिर से इस सारणी को देखते हैं कि ये किस तरह से गति करती है। तो इस सारणी में जो समय है वो आपको दिखाई दे रहा है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, जैसा कि हमारी ग्राफ में है और वही सारणी में है। उसी के अनुसार अगर हम इस पर देखें कि यहाँ पर 5वें सेकंड में ये वस्तु 2.5 मीटर चली, ठीक है। फिर 10वें सेकंड में ये 6 के थोड़ा सा नीचे, ये 5 है, ठीक है, ये 5 है, ये 2.5 है, ये। तो इस तरह से बस आगे की ओर बढ़ती जा रही है और उसकी रफ्तार को, उसके वेग को हमने सारणी पर बिंदु बना बना के, ये बिंदु मैंने यहाँ पर बना दिए हैं। ये बिंदु जो हैं वो प्रत्येक 5 सेकंड के बाद बन गए हैं। तो ऐसी स्थिति में आप एक बिंदुओं को मिलाकर स्केल की सहायता से एक रेखा खींचेंगे तो एक ऐसी रेखा आपको मिलेगी जो लगातार ऊपर की ओर चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, पिछला जो स्लाइड थी उसमें हमारी रेखा समानांतर थी, बिल्कुल अक्ष के समानांतर थी। तो समानांतर रेखाओं के केस में क्या होता है, वस्तु का वेग जो है वो निश्चित होता है, एक समान गति होती है। यहां पर जो गति है वो लगातार वस्तु की बढ़ती जा रही है, 5, 7.5, 10, 12.5, 15। तो जब लगातार वेग बढ़ता जा रहा है तो उसकी जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा उसमें आपको जो रेखा मिलेगी वो इस तरह की मिलेगी, सरल रेखा। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ पर जो बढ़ रही है, जो बढ़ने की रफ्तार है, हर एक केस में अगर आप ध्यान से देखेंगे, इन सभी केसेस में जो अंतर आप दिखाई दे रहा है आपको, वो है 2.5। किसी भी संख्या को किसी भी संख्या में से आप घटा लीजिए। 0.2 को घटाइए तो 2.5, 2.5 से 5 को घटाइए तो भी 2.5, 7.5 को 10 में से घटाइए। मतलब वेग जो है कैसा बढ़ रहा है, एक समान रूप से वेग बढ़ रहा है। वेग असमान है लेकिन जो वृद्धि है वेग में, वो वृद्धि एक समान हो रही है, एक समान रूप से वेग बढ़ता है। तो इसलिए ये जो रेखा है उसको हम सीधा देख पा रहे हैं, लेकिन इसका जो सीधे होने के बावजूद भी ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष से बराबर दूरी पर है। क्यों? क्योंकि ये एक समान रूप से, एक रूप से या एक समान रूप से वेग में वृद्धि हो रही है। अब ये हमें, इसकी सहायता से भी हम विस्थापन निकाल सकते हैं। देखिए, कैसा भी ग्राफ हो उसकी मदद से हम कुछ ना कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ये ग्राफ भी हमें विस्थापन की गणना करने में मदद कर सकता है। विस्थापन यानी कोई भी समय ले लें आप इसमें से, और वहां पर एक छायांकित एरिया बना लें। मान लीजिए मैं ले लेता हूं ये 10वां सेकंड है, वाई, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, और इसके संगत अगर मैं देखता हूं तो मुझे वैल्यू मिलती है 5। एक और कोई हम ले लेते हैं, मान लीजिए 20वें सेकंड पर
हम चाहते हैं। तो हमारे लिए दो वैल्यूज t2 हो गया 20 सेकंड और t1 हो गया 10 सेकंड। अब इस छायांकित एरिया को हम, इसका अगर हम क्षेत्रफल निकाल लें, तो ये जो क्षेत्रफल होगा वो हमें विस्थापन प्रदान करेगा। अब ये देखिए बहुत अजीब तरह का की आकृति है, लेकिन अगर हम इसको यहां से एक सरल रेखा खींच दें, इस तरह से एक यहां पर एक सरल रेखा खींच दें, तो हमें दो दो आकृतियां मिलेंगी। एक मिलेगा त्रिभुज और एक मिलेगा आयत। तो ये जो त्रिभुज और आयत हैं, इन दोनों का क्षेत्रफल अगर जोड़ दिया जाए तो हमें पूरा जो शेडेड एरिया है, जो छायांकित एरिया है, उसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो ये एरिया जो है हमारा, ये त्रिभुज है, तो और ये जो एरिया है ये हमारा आयत है। तो विस्थापन जो है उसको प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों एरियाज के क्षेत्रफल निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक त्रिभुज है हमारे पास और एक, तो हम कह सकते हैं क्षेत्रफल, किस किस का क्षेत्रफल, इसको अगर हम नाम दें ए, ब्लैक में ले लेते हैं, थोड़ा स्पष्ट दिखेगा आपको। ए बी सी डी ई, पूरी आकृति को मैं एक साथ लिख देता हूं यहां पर। क्षेत्रफल किसका चाहिए हमें, ए बी सी डी ई, और ये जो है दो चीजों से मिलकर बना है क्षेत्रफल एबीसी। इसमें एक क्षेत्रफल किसका है, त्रिभुज, आप देख रहे हैं ए डी ई, ए डी ई, और एक जो है वो चतुर्भुज है जिसमें चार भुजाएं हैं ए बी सी डी। तो बहुत ही आसानी से ये होगा, आप देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं कितना होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई। और चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आइए एक एक करके हम निकालते हैं। ए डी ई का आधार क्या है, ए डी, ए डी इसका आधार है और ई डी इसकी ऊंचाई है। तो 1/2 ए डी इंटू ई डी प्लस ये लंबाई चौड़ाई आप देख रहे हैं, ये लंबाई चौड़ाई इसकी हो जाएगी ए बी, ये इसको मैं लंबाई कह लेता हूं, और ये हो जाएगा बी सी, इसकी चौड़ाई हो जाएगी। तो प्लस ए बी सी डी का क्षेत्रफल हो जाएगा ए बी इंटू बी सी। अब इनकी वैल्यूज यहां पर रख दें, क्योंकि हमारे पास अंक हैं इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। ए डी कितना है, तो वैल्यूज हम रखते हैं। एडी कितना है आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा। ये एडी जो है, ये डार्क पेन लगा के मैं यहां दिखाता हूं। एडी ये वैल्यू कितनी है, नीचे जाइए आप, नीचे जाएंगे तो यहां पर 20 है और यहां पर
10 है, 20 में से 10 जाएंगे तो AD की वैल्यू हो जाएगी 10। इसी तरह से इसकी ऊंचाई पर जाइए आप। इसकी ऊंचाई क्या है इस त्रिभुज की, AED की? तो ऊंचाई है ED। तो ये E जो है वो 10 पर है, यहां दिख रहा है, और 5 पर इसकी का D है। E और D के बीच की दूरी जो है वो हो जाएगी 5। तो ये गणना का प्रथम चरण पूरा हुआ। दूसरा है, हमें आयत का निकालना है। तो ये हमारा आयत जो है वो काय के बराबर है, AB इंटू BC। AB आप देखिए, यहां से यहां पर वैल्यू है 0, ठीक है, 0 से 5 तक हम जाते हैं तो ये 5 हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड। और ये नीचे आधार पर हम फिर वही लेंगे, 20 में से 10 को घटाया हमने, 20 में से 10 को घटाया, तो हमें जो वैल्यू मिली वो 10 मिली। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 10 को काट दिया, 5 बार गया तो ये 25 आ गया, प्लस 5 में 10 का गुणा किया तो ये 50 आया। तो टोटल जो वैल्यू आई वो 75 मीटर्स हमें प्राप्त हुई। तो इस तरह से असमान वेग की स्थिति में भी हमें किसी ग्राफ की मदद से विस्थापन की गणना प्राप्त हो सकती है। बस ये मोटी बात ध्यान में ये रखनी है आपको कि आप त्रिभुज, चतुर्भुज या जो छायांकित क्षेत्र है, इनके क्षेत्रफल ज्ञात करने आपको आना चाहिए और ग्राफ बनाना आना चाहिए। तो ये 2 स्लाइड्स की मदद से मैंने वेग समय ग्राफ के 2 स्थितियों में, मतलब एक समान और असमान वेग की स्थिति में आपको विस्थापन की गणना करना बताया। आगे के वीडियोस में इससे ज्यादा एडवांस हम देखेंगे चीजों को। हम देखेंगे चीजों को।